ये जो आप फोटोज देख रहे हो, अगर मैं कहूँ कि किसी वेस्टर्न कंट्रीज के नहीं बल्कि ईरान के हैं, तो आप शायद मेरी बात पर यकीन ना करें। एक्चुअली ये 1979 से पहले का ईरान था जो आपने इन फोटोज में देखा। पर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि हम आज जो ईरान देखते हैं वहाँ तो वुमेन्स के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। वहाँ बिना हिजाब पहने पब्लिक प्लेसेस पर लेडीज जा भी नहीं सकते। इनफैक्ट हमने रिसेंटली ही महाशा अमीनी का केस देखा, जहाँ ईरान की मॉरल सिक्योरिटी पुलिस की कस्टडी में अमीनी की डेथ हो गई थी, जिसके कारण पूरे ईरान में हिजाब को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। पर फिर सवाल आता है कि आखिर 1979 में ऐसा क्या हुआ कि ईरान की हालत यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 20th सेंचुरी से। इस समय ईरान पर खजारी डायनेस्टी के अहमद शाह रूल कर रहे थे। ये समय ईरान की सत्ता में काफी उथल पुथल वाला था। इन्हीं सब के बीच उदय होता है रेजा खान पहलवी का, एक कैरिज्मेटिक मिलिट्री ऑफिसर जिसने आगे चलकर एक नए ईरान की नींव रखी। रेजा खान ने तख्ता पलट के जरिए पूरे ईरान की मिलिट्री का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। 1921 से लेकर 1925 के बीच पहले तो वो युद्ध मंत्री बना और बाद में प्राइम मिनिस्टर बन गया। उसका इरादा तो ईरान का प्रेसिडेंट बनने का था, वहाँ के राजा अहमद शाह को हटाकर, जैसा कि मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने टर्की में किया था। पर आखिर में वो अहमद शाह को हटाकर खुद को ईरान का शाह या कहें राजा घोषित कर देता है। रेजा खान के शासन में कई सारे जुडिशियस एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए। वो काफ़ी लिबरल शासक था। हिजाब या बुर्का, जो पहले लेडीज के लिए पब्लिक प्लेसेस में पहनना कंपलसरी था, उसे बैन कर दिया गया। शादी की मिनिमम एज को भी बढ़ा दिया गया था। ईरान में मैरिजेस को लेकर ऐसे काफ़ी कानून थे जो पूरी तरह हस्बैंड के पक्ष में थे, जैसे कि ट्रिपल तलाक। उन्हें चेंज कर दोनों मेन एंड वुमेन्स के लिए समान कर दिया गया। ये सब चेंजेस जो आज भी सुनने में काफ़ी लिबरल लगते हैं, ये 1925 से 1935 के बीच किए गए थे। इन्हीं सब चेंज का रिजल्ट था कि ईरान में वुमेन्स की कंडीशन काफ़ी बेहतर थी, जो उससे पहले बेहद खराब हुआ करती थी। अब आता है 1930s का दशक। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही ईरान में ब्रिटेन और सोवियत रूस का दखल था। कई बार रेजा खान को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आकर पॉलिसी बनानी पड़ती थी, ऑयल कंपनीज को लेकर। इन सब से तंग आकर रेजा खान ने नाजी जर्मनी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इसके साथ नाजियों के साथ ईरान का ट्रेड भी बढ़ने लगा और नाजी जर्मनी की ईरान में प्रेजेंस भी। इससे परेशान होकर ब्रिटेन एंड सोवियत रूस ने 1941 में ईरान पर हमला कर दिया और एंड में रेजा खान को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उसकी जगह उसके बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को गद्दी सौंप दी गई। रेजा खान के बेटे रेजा शाह ने जब गद्दी संभाली, उस समय ब्रिटेन और सोवियत रूस के इंटरफेरेंस के साथ साथ इन्फ्लेशन भी ईरान में ऑल टाइम हाई पर था। हालांकि इन सब चीज़ों का पॉजिटिव इम्पैक्ट डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल ओपननेस के रूप में दिखा। रेजा शाह के पास उसके पिता की तरह अथॉरिटेटिव पावर नहीं थी। एक तरफ उस पर वेस्टर्न कंट्रीज का इन्फ्लुएंस था, वहीं दूसरी तरफ घरेलू पॉलिटिकल पार्टीज का। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होते ही ईरान में नेशनलिस्ट एंड नॉन कम्युनिस्ट लेफ्ट विंग पार्टीज ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई, जिसका लीडर मोहम्मद मोसादेक को चुना गया। मोसादेक का एकमात्र लक्ष्य ईरान में साम्राज्यवाद का अंत करना था। 1951 में जब मोसादेक प्रधानमंत्री बना तो उसने ईरान की ऑयल इंडस्ट्रीज को एक्सप्लॉयटेशन से तंग आकर नेशनलाइज कर दिया। इसका सबसे बड़ा नुकसान ब्रिटेन को हुआ। उसे जो कंसेशन पर ऑयल मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया था। मोसादेक ईरान की ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करने में तो कामयाब हो गया, पर उसके ऊपर ब्रिटेन और यूएस सहित रेजा शाह का भी प्रेशर बढ़ रहा था। साथ ही ईरान के अंदर ही मोसादेक की सामाजिक और लोकतांत्रिक नीतियों, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी की भर्ती पावर की वजह से ईरान में मोसादेक का सपोर्ट कम हो रहा था। इसका फायदा उठाकर CIA ने मोसादेक की गवर्नमेंट को हटा दिया। रेजा के पास पूरा कंट्रोल फिर से वापस आ गया था। ऑयल कंपनीज को फिर से प्राइवेटाइज कर दिया गया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने फिर से ईरान पर अपनी पकड़ बना ली थी। रेजा शाह ईरान की जनता के बीच इतना पॉपुलर नहीं था। ईरान में ही उसके रूल को लेकर विरोध बढ़ रहा था। 1957 में रेजा शाह ने इसको देखते हुए यूएस एंड इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज की मदद से अपनी ही जनता के बढ़ते विरोध पर नजर रखने के लिए सीक्रेट पुलिस की स्थापना की, जिसका नाम था सवाक।
सवाक ईरान में हर जगह मौजूद थी और पहलवी रेजिम के डर का सिंबल बन गई थी। द वाइट रिवॉल्यूशन 1960 से लेकर 1963 का साल ईरान के डेवलपमेंट में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिजा शाह ने इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन को प्राथमिकता दी। साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टीज रिजा शाह के विरोध में थी उन्हें चुप करा दिया गया या तो साइडलाइन कर दिया गया। इसके अलावा ईरान में कई लैंड रिफॉर्म्स भी हुए। ईरान में पहले एक छोटे एलीट वर्ग के पास ही अधिकांश कृषि लायक जमीन थी। इन लैंड रिफॉर्म्स के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि लैंड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसका फायदा वहां के गरीब किसान को मिला। साथ ही शाह ने जेंडर इक्वालिटी और वुमेन्स के अधिकारों को बढ़ावा देने सहित ईरानी समाज को मॉडर्नाइज करने के लिए कई पॉलिसीज बनाई। हालांकि शाह की नई पॉलिसीज को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा था। कई धार्मिक शिया नेताओं और उलेमाओं ने व्हाइट रेवोल्यूशन की आलोचना करते हुए कहा कि वुमेन इक्वालिटी के लिए बनाए गए कानून इस्लामिक वैल्यूज के खिलाफ है, और उसमें सबसे बड़ा नाम आयतुल्ला खुमैनी का था। इस नाम को याद रखिएगा, ये आगे इस्लामिक रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान में शाह के खिलाफ बगावत के बीज व्हाइट रेवोल्यूशन में ही बो दिए गए थे। 1970s के दशक में ईरान की इकोनॉमी प्राइमरीली ऑयल पे ही डिपेंडेंट थी। 1973 में शाह ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जो ऑयल के लिए डील थी उसे 20 साल के लिए और बढ़ा दिया। द इरानियन रेवोल्यूशन बाहरी रूप से तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और तेजी से मॉडर्न होते इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ईरान में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन एक जनरेशन से कम समय में ईरान एक ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव और ग्रामीण समाज से एक इंडस्ट्रियल, मॉडर्न और शहरी समाज में बदल गया था। आयतुल्ला खुमैनी को 1964 में व्हाइट रेवोल्यूशन और शाह की पॉलिसीज का विरोध करने और उसके खिलाफ फतवा जारी करने के लिए ईरान से देश निकाला दे दिया गया। उससे पहले टर्की और फिर इराक भेजा गया, लेकिन उसने ईरान में हो रहे सुधारों के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया था। जनवरी 1978 में तेहरान अखबार में खुमैनी के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से नाराज होकर हजारों मदरसे के युवा सड़कों पर उतर आए। उनके बाद हजारों और ईरानी युवा भी आ गए, जिसमें ज्यादातर बेरोजगार थे। इन्होंने शासन की ज्यादतियों का विरोध करना शुरू कर दिया। रिजा शाह ने उसके खिलाफ हो रहे विरोध को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा मान लिया। प्रोटेस्ट्स में गवर्नमेंट फोर्सेस के द्वारा कई लोग मारे गए, जिसने सिर्फ ईरान में और हिंसा को बढ़ावा दिया। गवर्नमेंट के सारे प्रयासों के बाद भी वायलेंस का एक साइकिल शुरू हो गया, जिसमें हर एक डेथ ने प्रोटेस्ट को और अधिक बढ़ावा दिया। वहीं खुमैनी ईरान में आने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन शाह के रहते ये मुमकिन नहीं था। पर वहीं 16 जनवरी 1979 को शाह और उसके परिवार ने ईरान छोड़ दिया, जिसे ऑफिशियल तो हॉलीडेज के रूप में बताया गया, पर एक्चुअल में शाह देश छोड़ के भाग रहा था। वहीं 2 हफ्ते बाद 1 फरवरी 1979 को खुमैनी विजयी होकर ईरान लौटा। बीबीसी के अनुसार लगभग 5 मिलियन लोगों की भीड़ ने उसका स्वागत किया। शाह देश छोड़ने से पहले शाहपुर बख्तियार को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। साथ ही उसी दिन ईरान की आर्म्ड फोर्सेस ने भी हालात देखते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया। इसी के साथ ही शाह के शासन को खत्म कर दिया गया। 1 अप्रैल 1979 में जनमत संग्रह में समर्थन के बाद खुमैनी ने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। साथ ही इस्लामिक मौलाना और धार्मिक गुरुओं ने फिर से अपनी पकड़ ईरान के समाज में बना ली। शाह के समय वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए जो पॉलिसीज बनाई थी, उन्हें खत्म करके रूढ़िवादी सामाजिक मूल्यों को लागू कर दिया गया। मॉस्क बेस्ड रेवोल्यूशनर बैंड, जिसे आज ईरान की मोरल पुलिस के समान कहा जा सकता है, ने सड़कों पर पेट्रोलिंग करना शुरू कर दिया और इस्लामिक ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करवाया, जिसमें हिजाब पहनना कंपलसरी था। साथ ही इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य CIA द्वारा तख्ता पलट को रोकना था। साथ ही जो पॉलिटिकल ग्रुप्स खुमैनी के समर्थन में नहीं थे, उन्हें डराना धमकाना था। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स शाह द्वारा बनाई गई सवाक फोर्स से भी ज्यादा क्रूर थे। उन्होंने वेस्टर्न कल्चर के प्रवाह को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किए। कई वेस्टर्न एजुकेटेड एलिट्स देश छोड़कर भाग गए। यही एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट नवंबर 1979 में ईरानी प्रदर्शनकारियों के समूह ने शाह के एक्स्ट्राडिशन की मांग करते हुए अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। शाह उस समय US में इलाज करा रहा था। ईरानी प्रदर्शनकारियों का अमेरिकन एम्बेसी पर कब्जा कुल 444 दिन चला, जो 20 जनवरी 1981 को खत्म हुआ। ये एक अलग कहानी है, जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1979 से पहले ईरान, जो एक प्रोग्रेसिव लिबरल समाज की तरफ बढ़ रहा था और मुस्लिम देशों के लिए एक उदाहरण बन सकता था, 1979 के बाद पूरी तरह बदल गया। पहले भी डायनेस्टी के दौर में ईरान भले ही डेमोक्रेटिक नहीं था, पर प्रोग्रेसिव समाज जरूर था। आपका क्या विचार है?
कमेंट करिए, साथ ही वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।